नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। मैं फिटर फर्स्ट ईयर का नियमित क्वेश्चन बैंक सॉल्व करा रहा हूं, जो आपके ITI एग्ज़ाम तथा ITI बेस पर टेक्निकल डिपार्टमेंट की कोई भी तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं, उसके लिए यह नियमित क्वेश्चन बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन यह है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी टैंग, ऑप्शन सी फेरुल और ऑप्शन डी फाइल की लंबाई। तो मैं फाइल के पार्ट को डिस्कस कर लेता हूँ, कौन सा पार्ट क्या है और क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक्स के रूप में है इसको बोलते हैं टैंग। टैंग आपका जो ये भाग लगा हुआ है इसको बोलते हैं हैंडल। हैंडल जिसको हम हाथ पे पकड़ के फाइल को चलाते हैं। फाइल पे जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं फाइल की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ फाइल। लेंथ ऑफ फाइल, लेंथ ऑफ फाइल। और इसमें फाइल का ये फेस वाला भाग है जहाँ पर दांतें कटे होते हैं, टीथ कटे होते हैं, इसको हम फेस भी बोलते हैं और साइड भी बोलते हैं। इसके बाद फाइल का ये वाला भाग एज बोला जाता है। एज, EDGE, एज यानी किनारा। तो अभी यहाँ पे दांतें नहीं कटे हुए हैं तो हम इसको सेफ एज फाइल भी कह सकते हैं। इसके बाद फाइल का ये वाला जो भाग होता है इसको टिप कहते हैं, टिप या पॉइंट। टिप या पॉइंट। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट मिस हो रहा है। ये वाला जो पार्ट है इस पार्ट को फाइल का शोल्डर कहते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा घुमाव या कर्व वाला भाग होता है इसको शोल्डर कहते हैं। जिस तरह के से आदमी का शोल्डर होता है थोड़ा सा घुमावदार, उसी तरह से फाइल का भी यहाँ पे शोल्डर बताया गया। तो ये शोल्डर है, SOULDER, शोल्डर। अब फाइल का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये जिस पे हम हैंडल को फंसाए हुए हैं, तो ये वाला जो भाग है ये फाइल का फेरुल बोला जाता है। फेरुल, फेरुल बोलते हैं इसको, फाइल फेरुल। तो फाइल के इतने पार्ट होते हैं और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फाइल के पार्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए समकोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी न्यून कोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी अधिक कोण की जांच करने के लिए, ऑप्शन डी सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो ट्राई स्क्वायर वर्कशॉप में यूज किया जाता है जॉब बनाते टाइम में। तो इसका यूज किया जाता है 90 डिग्री को यह चेक करने के लिए। समतलता की जांच करते हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है समकोण की जांच करना है, यहाँ पे हम ट्राई स्क्वायर का ब्लेड लगाएंगे और दूसरी साइड में हम ट्राई स्क्वायर का स्टॉक लगा करके किसी भी जॉब की समकोण की जांच करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। ऑप्शन ए वाइट वॉश, ऑप्शन बी प्रेशन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेल्यूलोज लिक्विड। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है और जहरीला मार्किंग मीडिया पूछा गया है। तो जो कॉपर सल्फेट लिक्विड होता है यह एक प्रकार का जहरीला मार्किंग मीडिया होता है। तो इसको यूज करने के लिए सावधानी रखनी पड़ती है कि जब यह किसी भी जॉब पर सूख जाए उसके बाद ही हमें मार्किंग करनी है।
देखते हैं वाइट वॉश के लिए क्या है। तो वाइट वॉश के लिए यहाँ पे अगर हम वाइट वॉश का यूज कर रहे हैं तो वाइट वॉश के लिए शर्तें रखी जाती हैं कि जो सतह खुरदरी सतह रहती हैं तथा जो सतह कास्टिंग की हुई रहती है उस पर हम वाइट वॉश का यूज करते हैं। प्रेशियन ब्लू जो होता है इसके लिए भी यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। प्रेशियन ब्लू के लिए शर्तें रखी जाती है कि जब कोई भी मार्किंग मीडिया ज़्यादा सूखने में टाइम ले रहा है तो वह कौन सा मार्किंग मीडिया होता है, तो वह प्रेशियन ब्लू होता है। इसके बाद मैंने कॉपर सल्फेट को बता ही दिया कि जहरीला जो मार्किंग मीडिया होता है वह जहरीला होता है। सेल्यूलोज लिक्विड के बारे में कहा जाता है कि सेल्यूलोज लिक्विड जो होता है एक व्यापारिक रूप से मिलता है और हम इसको अलग अलग कलर से यूज कर सकते हैं तथा इससे भी शुद्ध मार्किंग प्राप्त होती है हमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन ए स्नग, ऑप्शन बी गाइड पिन, ऑप्शन सी रॉकर आर्म, ऑप्शन डी फाइन एडजस्टमेंट पेंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नग, यानी यूनिवर्सल सरफेस गेज बना होता है जो ये स्पिंडल है और यहाँ पे उसका बेस रहता है, यहाँ पर रॉकर स्नग लगा होता है, स्नग में ही स्क्राइबर को फंसाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ब्लेड खिंच जाना, ऑप्शन बी ब्लेड की गलत पिच, ऑप्शन सी सा सेट का गलत चयन, ऑप्शन डी नट के थ्रेड का घिस जाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ये हो जाएगा कि ब्लेड घिस जाना, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जब हम हेक्साइंग करते हैं, किसी जॉब को काटते हैं, जैसे ये जॉब है यहाँ पे हम कटिंग कर रहे हैं तो कुछ स्ट्रोक यानी कि 3-4 स्ट्रोक लगाने के बाद ही ब्लेड ढीला हो जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ब्लेड खिंच जाना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जैसे कोई पतला वर्क पीस है, हम उसकी कटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए शीट मेटल है, शीट मेटल बहुत पतला है, जैसे इसकी थिकनेस ये है, तो यहाँ पे जो दांते होते हैं क्यों टूटते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, ऑप्शन बी कटिंग सेक्शन बहुत छोटा होता है, ऑप्शन सी मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना, ऑप्शन डी हाथ बल का केवल कुछ दांतों पर काम करना। तो जो हेक्सा की पिच होती है, तो जब हम कटिंग करते हैं तो जो फोर्स लगता है वह कुछ दांतों पर ही कार्य करता है। जब हम कटिंग करते हैं तो कुछ दांतों पर ही फोर्स लगता है, क्योंकि ये जो शीट रहती है ये पतली रहती है और हम अगर यहाँ पे हेक्साइंग करेंगे तो 1-2 दांतों पर ही बल लगता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन सी डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड नोच छेनी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे एंगल प्लेट बनाए, अब इसके कॉर्नर को हमें साफ करना है, तो फाइल का जो यूज करेंगे वो फाइल होगी हमारी डायमंड पॉइंट चीजल। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि डायमंड पॉइंट चीजल का जो पॉइंट होता है वो नुकीला होता है, इस तरह का होता है। तो जब हम कॉर्नर से मेटल को हटाते हैं तो डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
यक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। यहाँ पे एक हथौड़ा दिखाया गया है और यक्स के रूप में हमें इसका नाम बताना है कि यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है फेस, ऑप्शन बी पिन पंच, ऑप्शन सी चीज, ऑप्शन डी आई होल। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा हैमर के पार्टों को डिस्कस कर लेते हैं। तो हैमर का ये वाला भाग हैंडल होता है, हैंडल जिसको पकड़ के हम चलाते हैं। ऊपर वाला भाग ये पिन बोला जाता है, पिन। और नीचे का जो भाग होता है ये फेस बोला जाता है, फेस। जबकि बीच वाला भाग पोस्ट बोला जाता है, पोस्ट या चीक। हम इसको पोस्ट या चीक बोलते हैं। इस वाले भाग को नरम रखा जाता है। जब हम हैमरिंग करते हैं तो जो लोड पड़ता है तो इसी वाले भाग पे पड़ता है। और जो ये वाला भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं आई होल, आई होल। यह आई के समान दिखाई देता है इसीलिए आई होल भी बोलते हैं इसको। इस पे बेज लगी होती है ताकि हैंडल बाहर ना निकले। तो जो पूछा है उसको हम बता देते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीक। इस बात क्वेश्चन नंबर 10 है, काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण का दर्शाया गया है। तो यहाँ पे एंगल बताना है। अब यहाँ पे एंगल जब हम कटिंग करते हैं चीजल के द्वारा तो 3-4 एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली पूछा नहीं गया है, लेकिन इस वाले भाग को रैक कोण बोलते हैं, रैक कोण, RACK, रैक कोण। रैक एंगल लिख सकते हैं। इस वाले भाग को कटिंग एंगल बोलते हैं, कटिंग एंगल, CUTTING, कटिंग एंगल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होता है उस एंगल को, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं क्लीयरेंस एंगल, क्लीयरेंस एंगल। और एक एंगल और होता है चीजल पे, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये चीजल का सेंटर हो गया और यहाँ पे मेटल हो गया, तो इसमें जो चीजल का झुकाव होता है यानी इसको हम बोलते हैं झुकाव एंगल या इन क्लीयरेंस एंगल, इन क्लीयरेंस एंगल। तो मेटल के अकॉर्डिंग हम इसमें पॉइंट एंगल का निर्माण करते हैं, जो भी पॉइंट एंगल बनता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। धातु की उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे धातु की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पूछा गया है जिससे हम तार बना सकते हैं, वह कौन से होते हैं। ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी टेनासिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी मेलिबिलिटी। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा डक्टिलिटी। किसी भी मेटल को जब हम खींचते हैं और वह तार बन जाता है तो वह डक्टिलिटी बोला जाता है, जिसको हिंदी में तन्यता भी बोलते हैं, तन्यता। और जो टेनासिटी होता है, टेनासिटी को हम एक प्रकार से दृढ़ता बोलते हैं, दृढ़ता, दृढ़ता। किसी भी मेटल में दृढ़ता होता है, यानी कि जब हम मेटल को मड़ोड़ते हैं तो वह मड़ोड़ती नहीं है, या खींचते हैं तो उसका विरोध करती है, वही टेनासिटी बोला जाता है। इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी के जो प्रॉपर्टी होता है इसमें किसी भी मेटल को खींचते हैं और खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं तो वह अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। जैसे स्प्रिंग को अगर हम फैलाते हैं और फैलाने के बाद छोड़ देते हैं तो वह अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके बाद इसमें मेलिबिलिटी है। मेलिबिलिटी यानी होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता यानी कि जब हम चोट करते हैं किसी मेटल
के द्वारा या हैमर के द्वारा हम चोट करते हैं तो कोई भी धातु को चादर के रूप में बनाने की जो क्रिया होती है उसको हम मेलिबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मोमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो यहाँ पे माइक्रोमीटर से सवाल पूछा है कि थिम्बल के एक डिवीजन की मोमेंट क्या होगी जब हम कोई भी थिम्बल, ये मान लीजिए थिम्बल डिवीजन बना हुआ है, थिम्बल डिवीजन ये है और इसमें 50 ग्रेजुएशन बने हुए हैं। तो इसकी एक ग्रेजुएशन की दूरी बोल रहे हैं कि अगर हम एक डिवीजन जो दूरी चलते हैं तो वह कितना होगा। तो अगर हम मानते हैं कि ये 0.5 mm की दूरी कटी हुई है और इस पे 50 ग्रेजुएशन कटे हैं, 50 जो ग्रेजुएशन कटे हुए हैं, यानी एक जो ग्रेजुएशन की दूरी होगी वह होगी 0.01 mm। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.01 mm। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं क्या है। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताना है हमें। तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बताने के लिए यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा वर्नियर कैलिपर लिया गया है। तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पे 50 डिवीज़न बने हुए हैं वर्नियर स्केल में, तो हम कह सकते हैं कि यह जो वर्नियर कैलिपर होगा यह 0.02 mm की एक्यूरेसी वाला होगा। क्यों, इसका जो लिस्ट काउंट निकलेगा, मैन डिवीज़न जो होता है इसमें, इसका जो मैन डिवीज़न होगा 49 और जो इसका वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होगा वो यानी ग्रेजुएशन इसमें होगा 50 होगा। तो जब हम इसका डिवाइड करते हैं तो 0.98 mm आता है, 0.98। तो जब हम इसको 1 mm से माइनस करते हैं, 1 mm से, क्योंकि वर्नियर कैलिपर 2 स्केलों की अल्पतमांक के अंतर पर कार्य करता है, तो जब 1 mm में से हम 0.98 mm को माइनस करते हैं तो इसकी जो लिस्ट काउंट 0.02 mm आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें इसकी सिंपल रीडिंग बताने को कहा गया है। तो देखते हैं कि जैसे यहाँ पे ये 35 ग्रेजुएशन को क्रॉस किया है, फिर ये 40 होगा, इसके बाद ये 50, 60, तो यहाँ पर ये 35 ग्रेजुएशन को क्रॉस किया है। तो 35 तो है, 35 के बाद हमें कौन सा या कितना होगा। तो देखते हैं ये 0.5, फिर ये 10, यहाँ पे 15, ये 20, यानी कि 20 लाइन वर्नियर स्केल की है। तो इसको हम इसके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दें 0.02 से, तो हमें आगे की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.40 मिलता है। तो इसका ये वर्नियर का रीडिंग आ गया, जबकि मैन स्केल का जो रीडिंग है वो 35 है, ये 35 आ जाएगा। तो 35.40 mm इसकी रीडिंग आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर बताया गया है, इसकी रीडिंग हमें बतानी है। तो ये 40 को क्रॉस किया है, 40 के बाद 41 mm की जो रीडिंग है इसको ये इन्होंने क्रॉस करा है। फिर इसके बाद देखते हैं कि 41 तो ये हो गया है, 41 डिग्री को इन्होंने कंप्लीट कर लिया यानी मैन डिवीज़न पर। अब इसके जो वर्नियर डिवीज़न है उसकी रीडिंग जो होगी ये यहाँ से लेकर एक लाइन के जो वैल्यू होता है वो 5 मिनट होता है, 0.5 मिनट। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी लाइन को यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे ये मिल रही है, ये लाइन एरो का निशान दिखाया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं हम कि ये यानी कि 30वीं हो गई, यहाँ पे 30 के बाद यानी कितना 35, और 35 के बाद ये कितना हो जाएगा 40, और ये 45 और ये 50। तो जो
यहाँ पे लाइन है, ये 0 से लेकर और एरो तक का जो निशान है ये 0.50 है। तो इसकी जो टोटल रीडिंग निकलेगी 41.50 डिग्री इसकी रीडिंग आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज, तो जब हम फीलर गेज यूज करते हैं तो ऑप्शन ए चौड़ाई की जांच करना, ऑप्शन बी ऊंचाई की जांच करना, ऑप्शन सी लंबाई की जांच करना, ऑप्शन डी मिलने वाले भागों के बीच की गैप को चेक करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जब दो पार्ट मिलते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पे एक पार्ट है और दूसरा पार्ट मैंने फिट करा है, ये दूसरा पार्ट इसके अंदर मैंने फिट करा, तो जो गैप बन रहा है तो गैप की चेक करना है, जो गैप को चेक करना है तो हमें फीलर गेज का यूज करना पड़ेगा कि कितनी थिकनेस है, या फिर जो स्पार्क प्लग होता है गाड़ियों में लगता है वो, उस पर जो गैप बनता है उसको भी हम चेक करते हैं फीलर गेज की मदद से। इस बार क्वेश्चन नंबर 16 है, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। तो इसमें देखना है हमें किसकी रीडिंग कितना है। तो यहाँ पे ये 20 mm ये खुला हुआ है, 20 के बाद मैं देखता हूँ कि ये 25 mm तक ये लाइन दिख रही है थोड़ी सी, यहाँ पर इसकी जो रीडिंग है वो दिख रही है। जैसे ये 20 के बाद ये 25, तो 25 mm तो पूरा खुला हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं डायल पर कितनी दूरी खुली हुई है। तो यहाँ पे एक जो लाइन का मान होगा वो 0.5 mm होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी लाइन मिले, तो यहाँ पे अच्छे से देखते हैं तो 24 लाइन पे पॉइंटर है। तो 0.5 मल्टीप्लाई 24 करते हैं तो इसकी रीडिंग हो जाती है, इसको मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 20 हो जाएगा, 5 को 20, यहाँ पे 2 और 2 पंचा 10, 2 12, यानी कि 1.20। तो इसी में हम ऐड कर देंगे 1.20, तो जो रीडिंग आ जाएगी वो एग्जैक्ट रीडिंग हो जाएगी। 0 2 और यहाँ पे 6, ये 5 है, ये 6 और यहाँ पे 2, तो 26.2 इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन बी ड्रिलिंग का बारंबार संचालन, ऑप्शन सी निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जब हम कोई भी ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के बाद हम और भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डायल, ऑप्शन सी ब्लेड, ऑप्शन डी मुख्य पैमाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायल। यानी ये जो डायल होता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर पर, यह अभिन्न अंग होता है, मतलब इसको अलग नहीं किया जाता, यह उसके साथ में जुड़ा ही रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो यहाँ पे फाइल से ही एक क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ऑप्शन ए हील, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी फेरुल और ऑप्शन डी शोल्डर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेरुल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको फेरुल कहते हैं, फेरुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है।
यदि जाप को आप फिनिश साइज के करीब लाएंगे तो कौन सी फाइल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए सिंगल कट, ऑप्शन बी कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी सेकंड कट फाइल। तो यहाँ पर अगर आपको फिनिश साइज में लाना है तो आपको सेकंड कट फाइल का यूज करना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड कट फाइल होगा। सेकंड कट फाइल यह ग्रेड के हिसाब से फाइल होती है, सेकंड कट फाइल, जबकि सिंगल कट और डबल कट होती है ये कट के अकॉर्डिंग फाइल होती हैं। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाता है फाइल में ही। इस बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो ऑप्शन ए हैंड फाइल, ऑप्शन बी बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी रास्प कट फाइल, ऑप्शन डी सिंगल कट फाइल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हैंड फाइल। हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। इसके जो किनारे होते हैं, एज होते हैं, वो पूरा पैरेलल होता है, यानी कि टेपर नहीं होता, जबकि दूसरे फाइलों का जो एज होता है वो 1/3 टेपर होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला जो भाग होता है 1/3 और 2/3 जो होता है वो पैरेलल होता है। तो दूसरी फाइल का ये होता है, जबकि हैंड फाइल जो होती है, हैंड फाइल पूरी तरह से पैरेलल होती है। इसके बाद इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? यदि हम बेंच वाइज को बनाते हैं तो कौन सी मटेरियल का यूज करते हैं बेंच वाइज बनाने के लिए? तो ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी उच्च कार्बन इस्पात, ऑप्शन सी मध्यम कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन से बेंच वाइज बनाई जाती है, वो भी ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन, जो कास्ट आयरन होती है, इसके माध्यम से हम वाइस को बनाते हैं। और वाइस में और भी पार्ट होते हैं, जैसे स्पिंडल होता है, स्पिंडल माइल्ड स्टील का, और इसमें मूवेबल जो होते हैं ये कास्ट आयरन के बने होते हैं, ग्रे कास्ट आयरन के। जो इसके जा प्लेट होते हैं, जा प्लेट टूल स्टील के बने होते हैं। बॉक्स नट होता है, ब्रॉन्ज का बना होता है। तो इस तरह से दूसरे पार्ट भी बने होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो इसका पहला ऑप्शन हो गया वाइट वॉश, ऑप्शन बी प्रिसिन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी सेलुलोज लॉ लिक्विड है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पर प्रिशियन ब्लू। जो प्रिशियन ब्लू होता है, प्रिशियन ब्लू की मदद से हम अच्छी और स्पष्ट लाइन खींच सकते हैं जब हम मार्किंग करते हैं। मान लीजिए कोई जॉब है, इसको मार्किंग करेंगे तो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जॉब को पकड़ने के लिए, या ऑप्शन बी आसान से हैंडल, ऑप्शन सी वजन कम करना, ऑप्शन डी बेहतर दिखावट। तो जो ये स्लॉट दिए जाते हैं इनको बहुत से लड़के समझ लेते हैं कि वजन को कम करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जॉब को पकड़ने के लिए, यानी कि जो स्लॉट कटे होते हैं वो दूसरे जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? मान लीजिए ये राउंड बार है, इसको आपको केंद्र निकालना है, तो आपको यहाँ पर किस टाइप के कैलिपर को यूज करना है? तो ऑप्शन ए है जेनी कैलिपर, ऑप्शन बी इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन सी आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन डी है फर्म जॉइंट कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर की डिजाइन होती है, एक भाग मुड़ा होता है जबकि दूसरा भाग सीधा होता है। तो जब हम मार्किंग करते हैं तो यहाँ पे इसको एक मुड़े वाले भाग को इस साइड में लगाते हैं, जबकि सीधे वाले भाग से हम मार्किंग करते हैं तो कुछ ना कुछ आकृति बनती है। आकृति जैसे मान लीजिए ये आकृति बनी, ये आकृति बनी, तो हम इसको क्रॉस करके इसका सेंटर निकाल लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का
जो दूसरा नाम है वो हार्माफ्रोडाइट कैलिपर है, या ऑड लेग कैलिपर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये रहे आज के 25 क्वेश्चन। इसके अगले भाग को हम नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।